हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 90 डे चैलेंज का और आज हम शुरू करेंगे अपना एक न्यू चैप्टर विच इज योर प्रिंसिपल्स ऑफ एसेट एलोकेशन। हम एसेट एलोकेशन सब्जेक्ट पे हैं जिसमें से हमने अभी तक 3 कर चुके हैं। चौथे चैप्टर पे आज हम शुरू करेंगे वो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें जो कल इशू आ रहा था हमारे पेन में वो भी रिजॉल्व हो चुका है आज। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर विच इज योर प्रिंसिपल्स ऑफ एसेट एलोकेशन। ठीक है, तो इसमें ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ एसेट एलोकेशन है, ये वाला चैप्टर, इसमें दीज आर ऑल द लर्निंग मॉड्यूल्स। ठीक है, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, इसको आप एक बार देख लेना। ठीक है, इसमें मैं ज्यादा वो नहीं करती एम्फेसिस, और हम चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये बोल रहे हैं कि जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वो 2 स्टेप्स में बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, हमारा एसेट एलोकेशन। जो हमारा ये फर्स्ट स्टेप है विच इज वो है हमारा एसेट एलोकेशन, और जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन डिसीजंस। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने पोर्टफोलियो में एसेट्स के वेट क्या होंगे, हमारे कौन से एसेट्स हम लेंगे, कौन सी एसेट क्लासेस को हम लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट एज इन कि हम उसको बाय या सेल, जो भी उसको हम पोजिशन लेनी होती है, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब हम ये वाले जो 2 हमारे स्टेप्स हैं, हम इनको साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं, इकट्ठे भी कर सकते हैं, बट हम इसको अलग अलग करके करते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट, एक तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बहुत ज्यादा। सेकंड, अब जो इन्वेस्टर्स है कुछ, वो क्या करते हैं, जो अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है लॉन्ग टर्म की, कुछ तो आएंगे और बहुत बार मतलब उसको फ्रीक्वेंटली विजिट करेंगे, और कुछ होते हैं को जो करते ही नहीं है, तो उससे थोड़ा इशू आता है। इसकी वजह से हम लोग इसको अलग अलग करते हैं 2 स्टेप्स को। ठीक है, और सेकंड है हमारा एसेट ओनली वाला, एसेट एलोकेशन और मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन। अब जिसने भी पिछली वीडियोस नहीं देखी है, जिसने भी पिछला नहीं पढ़ा है, उसको ये वाला स्टडी सेशन बिल्कुल समझ नहीं आने वाला, क्योंकि पूरा बेस जो बना हुआ है वो पिछली 3 रीडिंग्स का बेस बना हुआ है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियोस को जाके देखो। ठीक है, और फिर इस वाली वीडियो पर आओ। तो जो हमने किया था उसमें थे कि 3 अप्रोचेस थे एसेट एलोकेशन में। कौन कौन से? एक तो था हमारा एसेट ओनली, एसेट ओनली था। सेकंड हमारा था लायबिलिटी रिलेटिव, लायबिलिटी रिलेटिव, और जो थर्ड था वो था हमारा गोल्स बेस्ड। ठीक है, यही पढ़ा था हमने। तो इसमें अभी हम जो इस वाली स्लाइड में अब हम देख रहे हैं, या जो ये वाला पूरा सेशन होगा, इसमें हम यही एसेट ओनली वाला ही पार्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट जो होगा, जो हम डे 10 में करेंगे, वो डिफरेंट लायबिलिटी और गोल्स बेस्ड पे बेस्ड होगा। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, एसेट ओनली। एसेट ओनली में जो सबसे मेजर वो क्या होता है कि हमारा फोकस किस पे होता है, हमारा होता है फोकस हायर एक्सपेक्टेड, हायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न निकालने पे। हमारा फोकस किस पे होता है, रिटर्न पे, और वो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्यों? क्योंकि हम फ्यूचर के रिटर्न्स को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन है, ये कुछ नहीं है, ये जैसे मतलब एसेट ओनली वाला पार्ट है, इसके अंडर अगर मैं कोई ऑप्टिमाइजेशन वाली चीज की बात करूं तो उसमें हम लेते हैं मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। ये बेसिकली मार्कोविट्स जो एक पर्सन है, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने ये बनाई थी। वो बोलते हैं कि जो रिटर्न्स ऑफ 2 एसेट्स होते हैं, अगर हम उनको, ये एक पोर्टफोलियो हमारी है ना, उसमें हम ये वाला एसेट ले रहे हैं, ये वाला एसेट ले रहे हैं। अब हम ऐसे एसेट्स तो नहीं लेंगे कि ये अगर मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो ये भी ऊपर जाएगा, और मार्केट अगर नीचे जा, दोनों एसेट्स क्या करेंगे, मार्केट ऊपर जा रही तो ये भी जाएगा ऊपर, ये भी जाएगा, और नीचे जाएगी तो ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। इससे क्या होगा, इससे तो डाइवर्सिफिकेशन के तो बेनिफिट ही नहीं हुआ। इससे तो अच्छा हम एक ही अपनी एसेट क्लास ही ले लेते, दूसरे को क्यों इंक्लूड किया हमने इसमें। तो ठीक है, इससे डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि जो रिटर्न्स ऑफ बेसिकली परफेक्टली कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। और हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर हम इस एसेट को इंक्लूड कर रहे हैं ना, तो जो रिस्क होगा इस एसेट का, वो इन दोनों एसेट को कंबाइन करके वेटेड एवरेज जो बोलते हैं, वो उसके कम होना चाहिए। क्या? इसका जो रिस्क है वो कम होना चाहिए इन दोनों एसेट्स को कंबाइन करके। हम कोई भी जब भी एसेट क्लास या एसेट्स इंक्लूड करते हैं तो हमारा फोकस एक इंडिविजुअल रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स पे नहीं होगा। अगर अगर मान लो मैंने ये इक्विटी है, इसको इंक्लूड कर रही हूँ मैं अपने पोर्टफोलियो में, तो मैं इसमें सिर्फ अपना वॉलेटिलिटी वाला पार्ट नहीं देखूंगी, मैं देखूंगी कि पूरा इंपैक्ट क्या कर रहा है मेरे पोर्टफोलियो पे। इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव नहीं आएगा इसमें। फिर हम इसमें बताते हैं कि ये बेसिकली जो मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन है, इसमें होता क्या है, इसमें ना हम लोगों को ये हम इसमें कुछ इनपुट्स डालते हैं। इनपुट्स क्या होते हैं हमारे, हम डालेंगे इसमें रिटर्न्स के, कि हमें क्या, कितनी रिटर्न्स चाहिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, कितने रिस्क है, और कोरिलेशन। कोरिलेशन डालेंगे एसेट क्लास का, रिस्क डालेंगे, रिटर्न। ये 3 चीजें जब हम डालेंगे अपने उसमें इनपुट्स में, तो हमें आउटपुट निकल के आएगा। ठीक है, आउटपुट क्या होगा हमारा, कि कितना हम एलोकेट करें, एसेट एसेट वेट्स कितने आएंगे हमारे ऑप्टिमल, जो कितने पैसे हमें लगाने चाहिए हर एक एसेट में। तो आउटपुट है हमारा
वेट्स, ऑप्टिमल वेट्स आएंगे। अब हम देखते हैं जो ये मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन वाला हम बात कर रहे हैं, ये एमवीओ, ठीक है। इसमें हम दो उसमें बात करेंगे कि एक करेंगे कंस्ट्रेंट और एक करेंगे अनकंस्ट्रेंट। एक में हम विदाउट कंस्ट्रेंट्स करेंगे और एक में कंस्ट्रेंट्स के साथ। तो ये वाली जो स्लाइड है ये पूरी फोकस है हमारी अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। इस वाले जो इक्वेशन है इसको देख के डरना मत, दिस इज नथिंग बट योर यूटिलिटी वाला पार्ट है, ठीक है। ये यूटिलिटी बोलते हैं इसको, विच इज नथिंग इक्वल टू, बट जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है ये वाला पार्ट, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस योर, ये ऐसे ही लिया हुआ एम्पेरिकल उन्होंने रिसर्च की होगी, और दिस इज योर रिस्क एवर्जन वाला कोफिशिएंट, दिस इज योर रिस्क एवर्जन, ठीक है। ये मैं बताती हूँ क्या होता है। और जो ये है हमारी रिस्क। तो ये इस वाली पूरी टर्म को हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज योर पेनल्टी टर्म। पेनल्टी क्यों, क्योंकि नेगेटिव में और यूटिलिटी को कम कर रही है, इसलिए इसको पेनल्टी बोल रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव यही पूरा मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वही है। इसमें बोल रहे हैं रिस्क एवर्जन जो कोफिशिएंट है लैम्डा, इट इज द रेट एट विच द इन्वेस्टर विल फॉरगो एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर लेस वेरिएंस, ठीक है। इसमें ये बोल रहे हैं कि ये कोफिशिएंट वो होता है कि इन्वेस्टर अपना जो रिटर्न है उसको छोड़ देगा, क्यों, क्योंकि उसको ज्यादा रिस्क मिल रहा है। और हर एक जो इंडिविजुअल होता है वो होता है रिस्क एवर्स होता है, उसको रिस्क लेना पसंद नहीं होता है। तो इसमें जो ऑप्टिमाइजेशन है वो इन्वॉल्व क्या करती है, इसमें हम एसेट मिक्स ऐसा लेते हैं जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी, मतलब जिसमें ज्यादा हमें यूटिलिटी मिलेगी, वो वाला हम एसेट क्लास ले लेंगे। अब इसमें ये बोलते हैं कि जो स्मॉलर, जिनका रिस्क कम होता है, रिस्क एवर्जन कम होता है, उनके लिए स्मॉलर पेनल्टीज होगी, क्यों, क्योंकि ये वाला कोफिशिएंट क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ये वाला कोफिशिएंट छोटा होगा, सॉरी, रिस्क एवर्जन कोएफिशिएंट छोटा होगा तो स्मॉलर पेनल्टी होगी, तो एग्रेसिव मिक्स कम होगा, एग्रेसिव मिक्स ज्यादा होगा। स्मॉलर रिस्क एवर्जन, स्मॉलर मतलब रिस्क जो एवर्जन की उनकी कंडीशन है वो कम होगी, इससे क्या होगा, एग्रेसिव ज्यादा बनेगा हमारा एसेट मिक्स। नेक्स्ट इसमें बोल रहे हैं कि अगर जितना ज्यादा रिस्क एवर्स होंगी, मैं जितना ज्यादा रिस्क से डरूंगी, उतना ही ज्यादा मेरी जो पोर्टफोलियो या एसेट मिक्स होगा वो होगा कंजर्वेटिव। अगर लैम्डा की वैल्यू इक्वल टू 0 है उसको हम बोलते हैं रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर। अगर लैम्डा की वैल्यू 4 है, ये इंपेरिकली बेसिकली इन्होंने बहुत सारी रिसर्च के बाद हमें पता चला है कि जो लैम्डा की वैल्यू अगर 0 होती है तो वो रिस्क न्यूट्रल होता है, और अगर 4 होती है तो वो रिस्क एवर्स होता है। रिस्क न्यूट्रल मतलब उसको रिटर्न ज्यादा उसका मोटिव रहता है, रिस्क उसका इतना उसको फर्क नहीं पड़ता कि रिस्क भी ले ले तो, ठीक है। तो इसमें ये पूरा ये बताएगा कि कौन कौन से वेट्स बताता है ये मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ऑप्टिमल वेट्स बता देगा कि कितना एलोकेट हम किस में करें। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि बेसिक अप्रोच क्या होती है, इन्वॉल्व्स द एस्टिमेट, हम रिस्क एवर्जन, एक बात बताओ, क्या हम किसी भी जो रिस्क एवर्जन है इंडिविजुअल का, हम वो निकाल सकते हैं कि मैं बोल दूं कि नहीं भाई मैं तो रिस्क न्यूट्रल हूं या मैं रिस्क एवर्स हूं, मैं कैसे बता सकती हूँ, या मैं इतना परसेंट मैं बोल दूं कि मैं 2% रिस्क एवर्स हूं या मैं 10% रिस्क एवर्स हूं, ये नहीं बता सकते, क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब सब इंडिविजुअल के हिसाब से डिफर करेगा, ठीक है, प्लस टाइम के हिसाब से भी डिफर करेगा। मान लो कोई इंडिविजुअल कभी रिस्क न्यूट्रल होता है अपने ही लाइफ में और कभी रिस्क एवर्स होता है, ठीक है, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा रिस्क एवर्जन पैरामीटर को एस्टिमेट करना। तो इससे क्या होगा, हम एफिशिएंट ये निकाल ही नहीं पाएंगे जब हमारे पास एक इनपुट ही नहीं होगा ये वाला, तो हम अपना जो यूटिलिटी की थ्योरी में डाल नहीं पाएंगे। तो इससे क्या होगा, अगर ये नहीं पता हमें तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें मैक्सिमम टॉलरेबल लेवल ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न वॉलेटिलिटी, अब हम उल्टा मतलब अपना जो हम देख सकते हैं उन सबको देखेंगे कि कौन कौन से हम इनपुट्स देख सकते हैं। सबसे पहला हम ये देख लेंगे कि हाँ चलो ठीक है, हम इतना रिस्क मैं ले सकती हूँ, इतनी वॉलेटिलिटी मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ, ठीक है, इतनी वॉलेटिलिटी मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। मान लो 10% वॉलेटिलिटी जो है मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, ठीक है, पर एनम की, कि मेरा जो अगर कैपिटल है वो 10% से हेयर एंड देयर मूव करेगा, मेरे को नहीं ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, फिर हम एक फ्रंट, इसमें बेसिकली जब हम एक सेकेंड, जब हम ये मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ना, तो इसमें बेसिकली जो हमने लेवल 1 में पढ़ा था एक एफिशिएंट फ्रंटियर निकल के आता है, ठीक है। मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन में ये एक फ्रंटियर निकल के आया, उसमें हमें बहुत सारे ऐसे फ्रंटियर्स होंगे, ठीक है। तो जो 10% वाला होगा हम वो वाले पोर्टफोलियोज लेंगे जिसमें जो रिस्क है ना, ये वाली जो होती है, ये क्या होती है, हमारा रिस्क होते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन लेते हैं, यहाँ पे रिस्क लेते हैं, इधर क्या लेते हैं, रिटर्न, है ना, रिटर्न लेते हैं। तो हम अगर मान लो ये 10% है, जो मैं बोल रही हूँ कि मेरे को वॉलेटिलिटी जो चाहिए 10% चाहिए, तो मैं ऐसे पोर्टफोलियोज चूज करूंगी, ऐसे एसेट क्लास की जो मिक्स है वो चूज करूंगी जिसमें की वॉलेटिलिटी या रिस्क होगा वो 10% होगा या फिर उससे कम होगा। अब ऐसे बहुत सारे निकल के आ जाएंगे, फिर हम फर्दर उसको नैरो कैसे करेंगे, अगर मैं बोल दूं कि मेरे को रिटर्न चाहिए 5% की, तो इससे क्या हो गया, मैंने जब बता दिया कि मेरे को 5% रिटर्न चाहिए और रिस्क मेरा 10% है, तो उसके हिसाब से फिर वो और नैरो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी स्लाइड में यही था। अब हम बोल रहे हैं कि जो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, अब हम दो इसमें कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं, एक तो हमारा बजट कंस्ट्रेंट या फिर यूटिलिटी कंस्ट्रेंट, और एक है पॉजिटिव वेट्स का जो एलोकेशन है। बजट कंस्ट्रेंट क्या होगा कि जो
हमारा जितना भी 100% हम अपना जो कैपिटल है उसको पूरा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपने पास कुछ नहीं रख रहे, इंक्लूडिंग योर कैश पार्ट। इसमें कैश भी इंक्लूड होगा और जो लिक्विड एसेट्स है वो भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो जितने भी वेट्स होंगे, इसका मतलब तो ये होगा कि जितना भी वेट्स होंगे वो 100% है, 100% हमने उसको एलोकेट कर दिया। सेकंड बोल रहे हैं कि पॉजिटिव वेट्स होंगे, पॉजिटिव वेट्स एज इन कि हम लेवरेज नहीं ले रहे, इसमें लेवरेज लेते हैं तो जैसे नेगेटिव लगाते हैं हम, या फिर हम शॉर्ट कर रहे हैं, लेवरेज ले रहे हैं या फिर हम शॉर्ट कर रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, शॉर्ट पोजीशंस लेते हैं ना, तब हम नेगेटिव करते हैं, और लेवरेज लेते हैं तब नेगेटिव आते हैं। तो अब हम इसमें देख रहे हैं हम सिर्फ पॉजिटिव वेट्स ही ले रहे हैं, ठीक है। तो ये अब हम एक मैंने जो बताया था आपको अभी कि ये वाला जो पार्ट है, दिस इज, ये हमने लेवल 1 में नहीं किया था, ये वाला जो एफिशिएंट फ्रंटियर है बेसिकली ये पूरा नहीं बनाया हुआ है, ये ऐसे यहाँ से ये ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाली हम क्या लेते हैं, दिस इज योर रिस्क वाला पार्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन है ये, है ना। और ये वाला क्या है हमारा, रिटर्न है, ठीक है, रिटर्न है ये वाला पार्ट। तो इसमें ये बता रहे हैं जो लेफ्ट की साइड वाला सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो होगा, इसमें हमारा क्या होगा, ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो बोलते हैं इसको, क्योंकि हमारा इसमें जो रिस्क है वो सबसे कम होता है। और सबसे, अगर मैं ये इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पर भी रिस्क कम है ना, बट रिटर्न भी कम है। तो इस वाले सिचुएशन को हम ग्लोबल मिनिमम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो बहुत ज्यादा है, हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल रहे हैं विद मिनिमम रिस्क, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोल रहे हैं, बहुत सारे हम पॉसिबल वैल्यूज निकालते हैं रिस्क एवर्जन के हिसाब से, और फिर हम एक एफिशिएंट फ्रंटियर बहुत सारे निकल के आते हैं। तो जो ये वाला फ्रंटियर है, ये हमारा लास्ट जो निकल के आया वो है रिस्क एवर्जन। ये देखो, ये यूटिलिटी हमने डिफरेंट डिफरेंट ये ले रखे हैं ना, रिस्क लैम्डा ले रखे हैं, रिस्क एवर्जन कोएफिशिएंट। तो ये क्या है हमारा, जो ये फ्रंटियर है ना, तो ये मिनिमम वेरिएंस है, जैसे जैसे हम इधर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो है रिटर्न भी इंक्रीज होगा, तो रिस्क भी हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो राइट की तरफ अगर हम जाएंगे तो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं। अब जो ये बोल रहे हैं कि स्लोप, स्लोप होती है हमारी, स्लोप क्या बताती है, रेट एट विच द एक्सपेक्टेड रिटर्न इंक्रीजेस पर इंक्रीज इन रिस्क, हमारी कितनी ज्यादा रिटर्न जो है इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे हम रिस्क ले रहे हैं, तो स्लोप ये दिखाती है। तो स्लोप सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट होती है हमारा मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो पे, और मैक्सिमम होती है हमारा जितना हम राइट की तरफ जाते जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये हो गया, द इन्वेस्टर टेक्स ऑन लार्जर एंड लार्जर अमाउंट्स ऑफ रिस्क फॉर स्मॉलर एंड स्मॉलर इंक्रीजेस इन एक्सपेक्टेड रिटर्न, जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि रिटर्न जो है हमारी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, उसकी जो इंक्रीज है, बट जो हमारा रिस्क है वो ज्यादा इंक्रीज होता है। अगर मैं रिस्क कोई भी रिस्क एवर्जन कोएफिशिएंट की बात करूं तो उसके हिसाब से हम मिक्स निकाल सकते हैं, एसेट एलोकेशन मिक्स, जिससे और फिर हम ऐसे चुनेंगे कि जिसकी भी यूटिलिटी हमारी ज्यादा होगी तो हम वो वाला अपना जो एसेट की जो वेट्स है वो ले लेंगे, ठीक है। लोअर रिस्क एवर्जन वाला जो भी लोअर रिस्क, देखो ये क्या है, ये वाला रिस्क एवर्जन क्या है, 2 है, तो ये लो है 6 के कंपैरिजन में अगर मैं करूं, तो इससे क्या होगा, वो रिस्कियर वाला पार्ट होगा, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया था कि जितना ज्यादा हमारा रिस्क एवर्जन वाला चीज, रिस्क एवर्स हम कम है, हम रिस्क लवर ज्यादा हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, रिस्की पोर्टफोलियो की हमारी मिक्स ज्यादा बनेगी एज कम्पेयर टू योर लोअर वाला, अगर मैं इसकी रिस्क एवर्जन की बात करूं। तो इसमें नेक्स्ट है हमारा कि हम कैसे एलोकेट करते हैं अपने कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि हम कैसे करते हैं, या तो हम सेपरेट कर देंगे, कैसे, रिस्क जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स है उसको हम बोल देंगे कि रिस्क फ्री एसेट है, क्या बोलेंगे हम इसको, रिस्क फ्री एसेट है, और जो और बाकी जो एसेट्स होंगे हम उनको ले लेंगे रिस्की एसेट्स है। तो अब हम उसके हिसाब से एक फिर से फ्रंटियर बनाएंगे अपना, जो ये हमने बनाया था, जिसके हिसाब से हमारे पास आ जाएंगे बहुत सारे कि किसमें हम कितना पैसा डालें, ठीक है। फिर हम एक टेंजेंट निकालते हैं रिस्क फ्री, ऑल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं, रिस्क फ्री जो रेट है वो टेंजेंट कर सकते हैं रिस्की एसेट फ्रंटियर पे, और जहां पर भी वो टेंजेंट आएगा, टेंजेंट मतलब उसको टच करेगा सिंगल पॉइंट पे, तो हम वो वाला मिक्स ले लेंगे, ठीक है। हमने ये लेवल 1 में किया था, टू फंड सेपरेशन थ्योरी। अब ये जिसको भी पता है तो वो प्लीज कमेंट करके बताएं, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ इसमें कि टू फंड सेपरेशन थ्योरी किस किस को याद है। टू फंड सेपरेशन थ्योरी क्या बोलती है, इसमें बोलती है कि हम 2 फंड्स बनाएंगे, बेसिकली हमारा जो पोर्टफोलियो होगा वो 2 फंड्स का होगा, एक होगा हमारा रिस्क फ्री एसेट्स और एक होगा हमारा रिस्की एसेट्स। तो इसके हिसाब से जब जो भी रिस्क फ्री एसेट्स होगा उसको क्या करेंगे, हम बोरो करेंगे और रिस्की एसेट्स में डाल देंगे, ताकि हमारा जो रिटर्न है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा मोंटे कार्लो सिमुलेशन। मोंटे कार्लो सिमुलेशन क्या होती है हमारी, बेसिकली सिनेरियो एनालिसिस बोलते हैं इसको, सिनेरियो ठीक है। सिनेरियो एनालिसिस किसे बोलते हैं, अब हम सिनेरियो एनालिसिस होती है, हम बहुत सारे, अब जो हमारा एसेट एलोकेशन निकल गया कि हम ये वाला इतना, देखो जैसे इक्विटी में मान लो आ गया कि 30% हम इक्विटी में डालेंगे, बॉन्ड्स में 50% डालेंगे, ठीक है, और हमारे जो रियल एस्टेट है उसमें हम डाल रहे हैं कितना, 20%। अब हम ना डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज चलाएंगे इसमें
कि अगर हमारी मार्केट अप जा रही है तो हमारा पोर्टफोलियो कैसे बिहेव कर रहा है, अगर मार्केट डाउन जा रही है तो हमारा पोर्टफोलियो कैसे बिहेव कर रहा है, और अगर मार्केट साइडवेज है मतलब ना तो मूव कर रही अप एंड डाउन, तब हमारा जो पोर्टफोलियो कैसे बिहेव कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली मोंटे कार्लो सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है, बहुत बार जब हम डिफरेंट डिफरेंट अपनी सिनेरियोज को बनाते हैं और उसको एनालाइज करते हैं अपने पोर्टफोलियो पे जो क्या इम्पैक्ट होगा। मोंटे कार्लो की जो एडवांटेज होती है वो बोल रहे हैं कि अब मीन वेरिएंस जो ऑप्टिमाइजेशन है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तभी हमने एक उसको कवर करने के लिए या उसको लिमिटेशंस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं हमेशा योर अपना मोंटे कार्लो सिमुलेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारा मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन है वो है सिंगल पीरियड फ्रेमवर्क। हम बहुत सारे मल्टी पीरियड फ्रेमवर्क को नहीं देख सकते। मान लो अगर किसी का 1 ईयर का होराइजन है या पर्टिकुलर मैं बोलूं 1 मंथ का है या 6 मंथ का है, तो एक सिंगल पीरियड को ही देख पाएंगे हम। अगर मैं ले लूं 10 ईयर्स में, 10 ईयर्स का अगर मेरे को टाइम होराइजन लेना है तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस भी तो होते हैं लाइफ में। कि मान लो ये वाला जो पोर्शन था इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कम थी, बैचलर वाला फेज था, मिड में जाके थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हुई, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई, लास्ट में आते आते रिटायरमेंट के टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो गई। तो हम एक साथ उसको एनालाइज नहीं कर सकते एमवीओ के साथ। तो अब जो इसका बेनिफिट होता है मोंटे कार्लो सिमुलेशन का वो यही होता है कि वो एक रियलिस्टिक पिक्चर बताता है फ्यूचर गोल्स की, कि हम कैसे अपने फ्यूचर गोल्स को एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, और ड्रॉ डाउन कितने होंगे ये बता देता है, ये एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो की रिटर्न्स कितनी होगी वो भी बताता है। इट इज अ टूल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग। हम इसमें टूल भी है ये इन्वेस्टिगेट करने का, क्या ट्रेडिंग और रीबैलेंसिंग कॉस्ट को भी इंक्लूड करते हैं, टैक्सेस हम इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। मल्टी पीरियड अगर हम वर्ल्ड ले रहे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम्स जो मल्टी पीरियड होती ही है इन रियल लाइफ, हम सिंगल पीरियड में नहीं उसको सर्वाइव करते हैं, हम मल्टी पीरियड वर्ल्ड है। ठीक है, तो उसमें हम मैथमेटिकली अगर हम उसको अलग अलग चीजें लें कि हाँ चलो सारी चीजें हम मैनुअली कर रहे हैं, मैथमेटिकली कर रहे हैं, तो वो डॉन्टिंग चैलेंज हो जाएगा, तो वो इजिली इनकॉर्पोरेट हो सकता है मोंटे कार्लो में। अब मैं बोल रही हूँ कि टर्मिनल वेल्थ अगर पाथ डिपेंडेंट है, पाथ डिपेंडेंट मतलब जो सीक्वेंस के जो रिटर्न्स है वो मैटर करते हैं। कि अगर मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो अगर मेरे को अभी अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाएंगे अपने जो पोर्टफोलियो से है, तो मैं जो नेक्स्ट में जो मैं पैसे डालूंगी वो कम हो जाएंगे क्योंकि मेरे को रिटर्न्स तो अच्छी खासी मिल चुकी है। वैसे ही वो पाथ डिपेंडेंट बोल रहे हैं इसको। ठीक है, कि रिटर्न्स के हिसाब से हम अपना जो कैश है वो इन एंड आउट करते हैं। सबको पता है कि हम सेविंग्स करते हैं, अगर हमें रिटर्न्स अच्छी मिलेगी तो हम सेविंग्स क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, है ना। और अगर हमें लग रहा है कि जैसे मान लो बहुत ही इस वाले पीरियड में तो अच्छी रिटर्न मिल गई, तो हम थोड़ा पैसा कैश आउट भी तो करते हैं। अब ये बोल रहे हैं फोर्थ में कि क्रिटिसिज्म्स क्या है मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन के। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जो मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन वाली चीज है ना, इसके बेसिस पर ही सारे जितने भी ऑप्टिमाइजेशन वाली फ्रेमवर्क्स बने हैं वो इसके बेसिस पर ही बने हैं। बट इसको क्या कर रहे हैं, और कुछ तो इसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि जो भी इसकी कमियां हैं उसको सुधार कर एक नया ऑप्टिमाइजेशन बना रहे हैं, या फिर हम इसके बेसिस पर ही दूसरा ऑप्टिमाइजेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो क्रिटिसिज्म्स है वो क्या है कि जो आउटपुट्स होते हैं ना वो हाईली सेंसिटिव है स्मॉल चेंजेस इन इनपुट्स। मैंने जैसे बताया था इनपुट्स क्या है हमारे, इसमें इनपुट्स है हमारे जो रिटर्न्स है, रिटर्न रिस्क और कोरिलेशन हमारे हैं रिस्क इनपुट्स वाला पार्ट, और आउटपुट क्या हमारा वेट्स निकल कर आएंगे। तो जो वेट्स होते हैं वो हाईली सेंसिटिव है स्मॉल चेंजेस में इनपुट्स में। क्यों? क्योंकि जो इनपुट्स ले रहे हैं हम रिटर्न्स और रिस्क वो हमें पता नहीं है कि वो हमने फोरकास्ट किए, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ले रहे हैं। तो जो फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन होता है, तो हमें नहीं पता कि वो रिस्क और रिटर्न कितना होगा, इसकी वजह से वो हाईली सेंसिटिव होता है। सेकंड पॉइंट, जो एसेट एलोकेशन होती है वो हाईली कंसंट्रेटेड होती है सब एसेट ऑफ अवेलेबल एसेट क्लासेस। अब मैं बोल रही हूँ जैसे इक्विटी वाला पार्ट ले रही हूँ और इसमें मैं ले रही हूँ कि यूएस इक्विटीज ले रही हूँ। ठीक है, और उसमें फिर हम ले रहे हैं एक्स यूएस इक्विटीज, तो ये क्या होती है, हाईली कंसंट्रेटेड हो जाती है। मेनी इन्वेस्टर्स आर कंसर्न्ड अबाउट मोर देन। अब बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं सबको मीन और वेरिएंस पे ही नहीं फर्क पड़ता कि मीन और वेरिएंस देखे, ऐसे बहुत सारी हम आगे वाली स्लाइड में जो अभी पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि कौन कौन से हम और भी चीजें देखते हैं मीन और वेरिएंस के अलावा। ठीक है, तो फोर्थ वाला पॉइंट है, ये बोल रहा है कि जो एसेट एलोकेशन है वो डाइवर्सिफाई अपीयर होते हैं, सिर्फ अपीयर होते हैं, और सोर्सेज ऑफ रिस्क हमें नहीं डाइवर्सिफाइड नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट पे ये बोल रहे हैं कि मोस्ट पोर्टफोलियोज एग्जिस्ट टू पे फॉर अ लायबिलिटी। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एसेट ओनली ही हो, कुछ जो होते हैं हमारे लाइबिलिटी पे बेस भी होते हैं और कुछ हमारे गोल्स या कंजम्पशन सीरीज भी होती है। और वो सिंगल, नेक्स्ट इसका लास्ट यही ड्रॉबैक है कि वो सिंगल पीरियड फ्रेमवर्क है और हम ट्रेडिंग और रीबैलेंसिंग कॉस्ट और टैक्सेस को अकाउंट नहीं करते इसमें। फिफ्थ हम देखते हैं कि एड्रेस कैसे कर रहे हैं हम ये क्रिटिसिज्म को। अब हम इसको कैसे सुधार रहे हैं, इनके जो एमबीओ के जो क्रिटिसिज्म है इसको हम कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रिवर्स ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है कि हम रिटर्न्स डाल रहे हैं, रिटर्न्स की फोरकास्ट, रिस्क की फोरकास्ट, और हम कोरिलेशन डाल रहे हैं ना। अब इसमें क्या होगा, और इससे क्या निकल के आ रहा है, ऑप्टिमल वेट्स।
है ना, ऑप्टिमल वेट्स निकल के आ रहा है कि कितना हमें पैसे कौन से एसेट क्लास में डालने हैं। अब रिवर्स जो ऑप्टिमाइजेशन होता है वो क्या करता है, वो उल्टा कर देता है इस चीज को। क्यों, कैसे, जैसे नाम बता रहे रिवर्स, हमने क्या किया, अब हम इनपुट क्या कर रहे हैं, वेट डाल रहे हैं, हम वेट्स डाल रहे हैं प्लस हमारा रिस्क वाली चीज डाल रहे हैं, रिस्क कितना होगा प्लस कोरिलेशन, और फिर उससे क्या आउटपुट निकल के आ रहा है, हमारा आउटपुट निकल के आ रहा है हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिटर्न निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली एस्टिमेट करता है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को। हम ऑप्टिमल वेट्स और क्या कहते हैं कोवेरियंस और रिस्क हम क्या करते हैं, दीज आर ऑल द इनपुट्स, और आउटपुट क्या निकल के आ रहा है हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। ये इसमें पूरा यही चीज एक्सप्लेन किया, और इसमें ये बोल रहे हैं कि जो रिवर्स ऑप्टिमाइज रिटर्न बोलते हैं निकल के आते हैं हमारे ऑप्टिमाइजेशन वाली चीज से, फ्रेमवर्क से या सॉफ्टवेयर से, उसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड या फिर इम्प्यूटेड रिटर्न्स। अब इसमें जो वेट्स होंगे, अब हम ये इसमें ये बोल रहे हैं कि अब हम वेट्स कौन से ले, चलो रिस्क का हमने कर लिया कि हम इतना लेंगे, कोरिलेशन भी ले लिया एसेट क्लासेस की, बट हम वेट्स कैसे वो करेंगे कि हम इतना वेट्स लेंगे किसी अपने उस पे, अपने पोर्टफोलियो में हम इतना एसेट एलोकेशन में हम इतना वेट्स इक्विटीज को देंगे, इतना वेट्स हम बॉन्ड्स को देंगे या और किसी अदर एसेट क्लास को लेंगे। तो वो हम देखते हैं जो इंडेक्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू लेते हैं हम एसेट्स की, ठीक है, जो फॉर्म करेंगे हम अपॉर्चुनिटी सेट जो बनाएंगे, जो हम इंडेक्स वाली चीज है उससे ले सकते हैं हम अपना वेट्स, हम एग्जिस्टिंग पॉलिसी पोर्टफोलियो से ले सकते हैं, या फिर हम एवरेज कर सकते हैं पीआर ग्रुप वाले जो एसेट एलोकेशन के वेट्स है, या फिर हम फंडामेंटल वेटिंग स्कीम को भी ले सकते हैं। इसमें ज्यादा ना बताया नहीं है करिकुलम में, इसको ज्यादा फर्दर एक्सप्लेन नहीं किया है, तो इसको जस्ट एज इट इज ले लो। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका मॉडल को इंप्रूव करने के लिए बनाया एमबीओ को, वो है ब्लैक लिटरमैन मॉडल। ब्लैक लिटरमैन मॉडल है, दो लोगों ने ये मॉडल बनाया, वो क्या करते हैं बेसिकली दे डिराइव अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, ये भी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स निकालने की कोशिश करेंगे, दोनों में अनकंस्ट्रेंड और कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन है, बट इसमें क्या है ये करेंगे, इसमें ये मॉन्टे कार्लो को भी इंक्लूड कर रहे हैं। देखो इसमें क्या लिखा है कि हम मॉन्टे कार्लो जो सिमुलेशन है उसको इंक्लूड करते हुए हम उसको इंक्लूड करते हुए अपनी जो रिटर्न्स है वो निकालेंगे। ठीक है, स्टार्ट विद एक्सेस रिटर्न्स को हम स्टार्ट करते हैं। एक्सेस रिटर्न्स क्या होते हैं, हमारे रिस्क फ्री रेट के जो ऊपर हमें रिटर्न्स मिले उसको बोलते हैं हम एक्सेस रिटर्न्स। फिर हम उसको प्रोड्यूस करते हैं रिवर्स ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, एंड देन उसको फिर हम, देखो मैं बताती हूँ, पहले हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स ऑप्टिमाइजेशन में हमें हमने रिटर्न्स निकाल ली, रिवर्स ऑप्टिमाइजेशन में रिटर्न्स पता चल गई, फिर हम प्लस इसमें जो इन्वेस्टर का जो व्यू है ना वो भी लेकर चलते हैं, इन्वेस्टर का जो व्यू है उसको लेकर चलते हैं, तब हम एक पूरा अपना मॉडल बनता है। तब उसको हम, ये जो मॉडल तैयार होगा वो ज्यादा क्या होगा, रियलिटी बेस्ड या रियल लगेगा, हमें रियल लगेगा क्योंकि वो इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले रहे हैं कि इन्वेस्टर को कितना रिटर्न चाहिए या क्या उसका व्यू है, तो इससे हम निकाल के जो आते हैं वो होता है हमारा ये ब्लैक लिटरमैन मॉडल। ठीक है, अब उसके दो मेथड्स होते हैं एक्सेप्ट करने के फॉर व्यूज। व्यूज जो है इन्वेस्टर का व्यू हम कैसे लेते हैं, या तो हम एब्सोल्यूट रिटर्न फॉरकास्ट ले लेते हैं फॉर अ गिवन एसेट क्लास। मान लो इन्वेस्टर का, मैं किसी क्लाइंट के पास गई और मैं उनसे बोल रही हूँ कि चलो ठीक है मैं रिटर्न्स निकाल दूंगी, अब उनका व्यू भी तो लेना चाहिए कि हाँ चलो इक्विटी में तो 15% आ ही जाता है, सबका ये व्यू है क्योंकि इंडेक्स ने 15% तो ऑलमोस्ट 12 to 15 दे ही देते हैं, निफ्टी की बात करूं मैं तो उनका एक पर्सपेक्टिव है, उनका एक व्यू पॉइंट है कि इक्विटी से मेरे को इतना रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए। वैसे ही अगर मैं बॉन्ड की बात करूं तो वो बोल रहे हैं कि 8% या 6 to 8% निकालना ही निकालना है, तो ये एक उनका एब्सोल्यूट रिटर्न फोरकास्ट हो गया, ये हम व्यू ले सकते हैं। या फिर सेकंड, हम रिटर्न डिफरेंशियल देख सकते हैं ऑफ एन एसेट क्लास। ठीक है, दूसरा एसेट क्लास में हम ये बोल सकते हैं कि जो मान लो इक्विटी की जो रिटर्न्स है वो बॉन्ड से इतना ज्यादा होनी चाहिए, तो ये रिलेटिव फॉर्म में हम देख रहे हैं। सिक्स्थ है, हम ऐड कर रहे हैं अपने, ये लास्ट है हमारा, सिक्स्थ है हमारा, ऐड कर रहे हैं हम कंस्ट्रेंट बजट कंस्ट्रेंट्स के अलावा। ठीक है, हमने क्या क्या देखा था अभी तक, दो कंस्ट्रेंट्स देख चुके हैं हम। फर्स्ट इज योर बजट कंस्ट्रेंट्स कि हम जितना भी हमारी पोर्टफोलियो होगी या जितना भी मनी होगा वो 100% हम एलोकेट कर देंगे। सेकंड होगा कि पॉजिटिव बेट्स ही होंगे, इसमें हम शॉर्ट पोजीशंस नहीं ले रहे और कोई लेवरेज नहीं ले रहे, लेवरेज इन द सेंस लोन नहीं ले रहे। तो टिपिकल कंस्ट्रेंट्स हम ये फॉलोइंग होते हैं। जब हम फर्स्ट जो हमारा कंस्ट्रेंट है वो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं एक सेट एलोकेशन टू स्पेसिफिक एसेट। अब हम सेट कर रहे हैं कि हम 30% रियल एस्टेट में डालेंगे, 45% हम ह्यूमन कैपिटल में डालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सेट कर रहे हैं एक एलोकेशन पार्ट को। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये यूजफुल होती है कब, जब नॉन ट्रेडेबल कोई एसेट है, नॉन ट्रेडेबल एसेट एज इन रियल एस्टेट। हमारी अगर पोर्टफोलियो 100 करोड़ की पोर्टफोलियो है, ठीक है 100 करोड़ की पोर्टफोलियो, तो मैं ये बोल रही हूँ कि मैं 50% यानी कि 50 करोड़ में इन्वेस्ट करूंगी अपना इक्विटी में, रियल एस्टेट में मैं 50 करोड़ अपना इन्वेस्ट कर रही हूँ, बाकी बचे 30 करोड़ में इन्वेस्ट कर रही हूँ अपने इक्विटीज में, और 20% या फिर 20 करोड़ में बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, सेकंड हमारा जो कंस्ट्रेंट होगा वो होगा स्पेसिफाई कर रहे हैं हम एसेट एलोकेशन रेंज में। अब मैं रेंज में कर रही हूँ, ये तो हमने पर्टिकुलर बता दिया कि चलो इतना 50%, 30%, 20%, एक पर्टिकुलर हमने एक
एब्सोल्यूट नंबर ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक रेंज वाली नंबर ले रहे हैं कि जो इमर्जिंग मार्केट्स है उसमें हम 15 से लेके 20% इन्वेस्ट करेंगे। थर्ड है, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कपर लिमिट ड्यू टू लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स considerations on an alternative asset class such as private equity और hedge funds। अब हम थर्ड कंस्ट्रेंट में बोल रहे हैं कि हम एक अपर लिमिट डाल रहे हैं। फोर्थ में हम रिलेटिव एलोकेशन बोल रहे हैं कि इतना रिलेशन में ना इतना होना चाहिए, कि जैसे रिलेशन मतलब किस रिलेटिव एलोकेशन की बात कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि जो इमर्जिंग मार्केट की इक्विटीज है, इमर्जिंग मार्केट की इक्विटीज को हमें कम रखना है डेवलप्ड मार्केट की इक्विटीज से। तो हम रिलेटिवली बात कर रहे हैं ना कि इसके रिलेशन में हम डिसाइड कर रहे हैं इसके अपने एलोकेशंस। फिफ्थ है हमारा लाइबिलिटी रिलेटिव, अगर कोई ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग की हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम होल्ड करेंगे वन और मोर एसेट्स जो हमारा लाइबिलिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लो कि मैं अगर लाइबिलिटी रिलेटिव की बात करूं, मेरे पास कोई लोन है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में मेरे को बॉन्ड्स लेना ज्यादा यूजफुल होगा। क्यों? क्योंकि हमें लाइबिलिटी में क्या देना पड़ता है, लोन अगर हम ले रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और अगर मैं उसकी बात करूं तो इन्वेस्टमेंट भी अगर मैं बॉन्ड्स में करूं तो हमें इंटरेस्ट रेट्स ही मिलेगा, तो हमें इंटरेस्ट रेट्स ही देना है, इंटरेस्ट पे करना है और इंटरेस्ट ही मिलेगा। तो इसलिए हमारा यूजफुल होता है लाइबिलिटी में बॉन्ड्स की सिचुएशन। तो वो यही बोल रहे हैं कि हमें होल्ड करना चाहिए। तो इसमें जब हम देखो ये वाला जो पार्ट था कि हम कंस्ट्रेंट्स जो हमने ऐड किया है, एडिंग कंस्ट्रेंट कर रहे हैं, तो इसमें ये दो चीजें, दो हम मॉडल्स बेसिकली दो ऑप्टिमाइजेशन चीजें हैं। अभी तक हम कितने ऑप्टिमाइजेशन पढ़ चुके हैं? सबसे पहले हमने देखा है एमबीओ, फिर हमने एमबीओ तो बेस ही है, उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा है, हमने पढ़ा है रिवर्स ऑप्टिमाइजेशन, है ना, रिवर्स ऑप्टिमाइजेशन देखा है हमने। फिर हमने ये भी ये रिवर्स ऑप्टिमाइजेशन या फिर ब्लैक लिटरमैन जो मॉडल है, ब्लैक लिटरमैन मॉडल, ये कुछ ना कुछ जो इनकी क्रिटिसिज्म है मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन के, इसको इंप्रूव करते हुए, इंप्रोवाइज करते हुए दो मॉडल बने। अब जो तीसरे मॉडल की बात करें हम वो बोले रीसैम्पल्ड एमबीओ, मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन। और जो फोर्थ है वो है अदर अप्रोचेस नॉन नॉर्मल ऑप्टिमाइजेशन को देखते हुए। तो हम अभी तक हम आज के स्टडी सेशन में 5 कर चुके हैं ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूडिंग मीन वेरिएंस। इसमें हम देखते हैं कि ये जो रीसैम्पल मीन वेरिएंस है वो क्या बताता है, वो कंबाइन करता है हमारा मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क को विद मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन। इसमें क्या कर रहे हैं, मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या, हमारा आउटपुट होता है वेट्स होते हैं, है ना, वेट्स होते हैं। तो वेट्स को जब हम अलग अलग सिनेरियोज में देखते हैं तो उसको मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन के साथ, तो उसको कंबाइन करके हमारा बनता है रीसैम्पल मीन वेरिएंस। वो लार्ज स्केल सेंसिटिविटी एनालिसिस को बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, हमारा सिमुलेटेड फ्रंटियर्स बनेंगे। इसको जस्ट अ सेकंड, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो इसमें हम सिमुलेटेड फ्रंटियर्स क्या होते हैं, हमें पता है कि मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन में हमारा एक फ्रंटियर निकल के आता है ये, ठीक है। सिमुलेटेड फ्रंटियर्स होते हैं, ये एक निकल के आ गया, ये एक निकल के आ गया, फिर ये सिमुलेटेड मतलब अलग अलग सिनेरियो में, फर्स्ट सिनेरियो में ये है, सेकंड सिनेरियो में ये है, थर्ड में ये इसकी बात कर रहे हैं, फोर्थ में ये, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या आ रहे हैं, सिमुलेटेड फ्रंटियर्स आ रहे हैं। जब हम इन सबको एवरेज कर लेंगे, ठीक है, इसको एवरेज कर लेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, एक रीसैम्पल्ड फ्रंटियर आएगा। रीसैम्पल फ्रंटियर, जब हम इन सबको, ये जितने भी फ्रंटियर्स निकले सिमुलेटेड फ्रंटियर्स, इनको एवरेज करते हैं और उसके बाद हम फिर से इस पे कैपिटल मार्केट की जो एजम्पशन है वो लगाते हैं, तब हमें मिलता है रीसैम्पल फ्रंटियर। इसकी कुछ क्रिटिसिज्म्स भी है कि ये बम्प्स देते हैं, दे आर दीज फ्रंटियर्स हैव कॉन्केव या फिर कॉन्केव बम्प्स है इनके पास। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो डिक्रीज होती है एज एक्सपेक्टेड रिस्क इंक्रीजेस, जैसे जैसे रिस्क इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारी रिटर्न गिरती है। और हम सेकंड बोल रहे हैं कि रिस्कियर एसेट को जो है वो ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाती है, एसेट एलोकेशंस, एस्टिमेशन एरर्स होते हैं उसमें, अप्रोच में जो अप्रोच है वो थ्योरी में उसकी फाउंडेशन लैक करती है। नेक्स्ट अप्रोच हम देख रहे हैं नॉन नॉर्मल ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच। अभी तक हमने जो हमारी एजम्पशन थी वो थी कि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी स्क्यूनेस क्या है हमारी 0 और कर्टोसिस क्या है 3, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। बट जो हमें पता है कि जो रिटर्न्स होते हैं दे आर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर लॉग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ऐसे होते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड होते हैं रिटर्न्स, ठीक है। थर्ड क्रिटिसिज्म जो हम देख रहे थे, हम बोल रहे थे कि मीन वेरिएंस को ही हम देख रहे हैं पोर्टफोलियो में, बट जो इन्वेस्टर होता है वो सिर्फ मीन वेरिएंस को ही नहीं देखता, वो स्क्यूनेस और कर्टोसिस को भी देखता है। मैं देखती हूँ, बताती हूँ कि स्क्यूनेस और कर्टोसिस क्या है, उसको भी हम जो जब देखते हैं तब हम पूरा एक अच्छा वो एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। स्क्यूनेस क्या होती है, स्क्यूनेस मेजर करती है कि हमारे जो रिटर्न्स है वो कितने एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल मतलब अगर मान लो कि कोई जस्ट अ सेकंड, उसको इरेज कर देते हैं। एसिमेट्रिक रिटर्न्स है मतलब
कभी हमें बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं किसी सिचुएशन में और कभी बहुत कम मिल रहे हैं। अगर मैं सेम सिचुएशन की बात करूं, मान लो कि कोई मार्केट है वो 10% हमारी इंक्रीज हुई है या कोई स्टॉक इतना इंक्रीज हुआ है, उसके रिटर्न्स अब मैं ये नहीं बोल सकती कि पहले हमने 15% देखे, ठीक है 15% ऑब्जर्व किए थे, जब 10% मार्केट इंक्रीज हुई थी तो इतना ही हमारा जो रिटर्न है वो 15% से इंक्रीज होगा। इसमें मैं ये बोल रही हूँ कि अगर वो 10% से इंक्रीज हुए तो कभी वो 15% से इंक्रीज होगा, तो कभी वो 20% से इंक्रीज होगा। तो जो रिटर्न की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो होती है एसिमेट्रिक, उसको हम बोलते हैं स्क्यूनेस, स्क्यू, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। कर्टोसिस होते हैं कि हमारा कितना एक्सट्रीम जो इवेंट्स है, कितना रिस्क वाली जो इवेंट्स है, कितना फ्रीक्वेंटली होगी, ठीक है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो इनकम्प्लीट मेजर होते हैं रिस्क का। हमें कंडीशनल वैल्यू एट रिस्क लेना चाहिए, हमने लेवल 2 में पढ़ा था। कंडीशनल वैल्यू एट रिस्क होता है कि जब हमारा कितना अगर एक थ्रेशोल्ड है, मान लो 2% का जो हमारा वैल्यू एट रिस्क है, तो उससे कितना ज्यादा हमारे चांसेस है कि ये इस वाले हम सिचुएशन या इस वाले एरिया में हम फॉल करेंगे। जो इसके एग्जांपल्स है ना, ये सिर्फ ये बुक में ना मेंशन थे, ठीक है। इसको कुछ ऐसे ज्यादा इस पे एम्फेसिस देने की जरूरत नहीं है, इसको जस्ट पढ़ लेना, एक बार रीड करना है कि ये एग्जांपल्स होते हैं। अब मैं ये बोल रही हूँ कि एसेट क्लास के जो रिटर्न्स होते हैं वो नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, प्लस हमारी जो इन्वेस्टर होता है ना उसकी भी जो प्रेफरेंसेस, रिस्क प्रेफरेंस होती है वो एसिमेट्रिक होती है। क्यों, मैं एक बात बताऊं, कोई भी जो हमें अगर 10% का इंक्रीज मिलेगा ना तो हमें उससे इतनी ज्यादा खुशी नहीं होगी एज कंपेयर टू अगर हमारा 10% का लॉस हो जाए, तो वो एसिमेट्रिक है हमारा रिस्क प्रेफरेंस। इसलिए वो उसको बोलते हैं कि हमारा जो कोई भी इन्वेस्टर है उसको क्या होता है, पेन होता है लॉस से ज्यादा एज कंपेयर टू अगर मैं उसको उतने ही पैसे दे दूं। अगर मैं उसको बोलूं ना, कोई भी इन्वेस्टर के पास जाऊं मैं कि तुम्हें 100 रुपए दे रही हूं मैं, ठीक है, तो उनको इतनी खुशी नहीं होगी। अगर मैं एज कंपेयर करूं कि मैं उनसे बोलूं कि 100 रुपए तो मुझे दे दो, तो उनको उससे ज्यादा दुगना लॉस होगा एज कंपेयर टू अगर मैं उनको 100 रुपए दूं। तो इसी, ठीक है, तो ये वाला आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो ये वाला जो हमारा आज का स्टडी सेशन था, हमने 5 ऑप्टिमाइजेशन की चीजें देख ली, ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क्स, अप्रोचेस, ठीक है। तो आई कैन नॉट एम्फेसाइज मच ऑन द फैक्ट कि टाइपिंग कितना ज्यादा जरूरी है, रिविजन कितना ज्यादा जरूरी है, डेली आकर वीडियोस को देखना और जो अपना करिकुलम है उसको पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है। तो हम स्ट्रेस ना ले, इससे बेहतर है कि हम डेली डेली आकर अपने टास्क को कंप्लीट करें, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम कल मिलते हैं और इसको फर्दर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर को। ओके बाय, साइनिंग ऑफ।